नमस्कार। सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक जॉन लॉक का समझौता सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इन दिनों हम सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में प्रमुख अनुबंधवादी या प्रमुख समझौतावादी विचारक जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ेंगे। होब्स, लॉक, रूसो प्रमुख समझौतावादी विचारक माने जाते हैं। जॉन लॉक इंग्लैंड का ही एक दार्शनिक था जिसका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ। लॉक का पालन पोषण अत्यंत उदार वातावरण में हुआ जिसका उसके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। लॉक ने अपने समय में इंग्लैंड के उस गृह युद्ध को देखा जिसमें उसके पिता ने राजा का विरोध और पार्लियामेंट का समर्थन किया था। उसकी सहानुभूति पार्लियामेंट के पक्ष की थी। 1688 की गौरवमय क्रांति के 2 वर्ष पश्चात उसने अपनी पुस्तक द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में इस बात का प्रतिपादन किया कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार करना नितांत न्याय संगत था। कहने का तात्पर्य है ब्रिटेन का ही एक विचारक है जॉन लॉक, और उनके समय में भी गृह युद्ध चल रहा था ब्रिटेन में, राजा और पार्लियामेंट के बीच में, और इसमें पार्लियामेंट की जनप्रतिनिधियों की जीत एक तरह से हुई थी। लॉक एक उदार विचारक माना जाता है। उसका पालन पोषण भी उदार परिस्थितियों में हुआ, तो उसने भी राजतंत्र की अपेक्षा पार्लियामेंट और जनप्रतिनिधियों का समर्थन करना ही उचित समझा। तो एक तरह से अंतिम सत्ता जो है एक संवैधानिक राजतंत्र में हो, इस प्रकार का उसका विचार है। उसकी पुस्तक है द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। उसी दौरान ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, रक्तहीन क्रांति हुई, जिसके माध्यम से राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर ब्रिटिश शासन व्यवस्था परिवर्तित हुई। एक तरह से लोकतांत्रिक क्रांति इसको माना जाता है, संवैधानिक क्रांति ब्रिटेन में माना जाता है। और ये दौर उदारीकरण का एक तरह का दौर था। जॉन लॉक का समझौता सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मानव स्वभाव का चित्रण किस प्रकार का था जॉन लॉक का। जॉन लॉक स्वयं एक उदारवादी विचारक माने जाते हैं, तो मानव स्वभाव के संबंध में भी उनके विचार जो है उदारवादी ही नजर आते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह सदैव ही प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावना से प्रेरित होता है या विद्यमान उसमें होती है। मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावना आधारित होती है मानव जीवन, और मानव एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा वो मानता है। यानी मानव को एक बहुत ही अच्छा प्राणी वो मानता है, एक सामाजिक प्राणी है, और प्रेम, सहानुभूति, दया की भावना उसमें स्वाभाविक रूप से होती है, ऐसा लोक मानता है। तो मानव स्वभाव का उसका चित्रण बहुत ही आदर्श और अच्छा है। आगे आता है मानव की जो प्रारंभिक अवस्था थी या प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी जॉन लॉक के अनुसार।
मानव स्वभाव की सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती थी। इसमें सब मनुष्य समान थे। प्राकृतिक नियमों के अधीन जो उचित समझते थे करने के लिए स्वतंत्र थे। इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक नियम थे जिनका पालन प्रत्येक के लिए आवश्यक था। यानी कुछ प्राकृतिक नियम प्रचलित थे जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना होता था। और उसमें से एक प्रमुख नियम था, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरे से अपेक्षा करते हो या आशा करते हो। तो प्राकृतिक नियम प्रचलित थे, उनमें प्रमुख नियम ये था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो, बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरे से अपने प्रति आशा करते हो। इस प्रकार प्राकृतिक जीवन शत्रुता, नीचता, घृणा यह मनुष्य के आपसी नाश का जीवन न होकर सुख, शांति, आपसी सहयोग और रक्षा का जीवन था। कुछ अधिकार थे, कुछ प्राकृतिक अधिकार भी उसमें जनता को प्राप्त थे। वो थे जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी शत्रुता, नीचता, घृणा इन सब के लिए प्राकृतिक अवस्था में कोई स्थान नहीं था। एक आदर्श अवस्था प्राकृतिक अवस्था थी। मानव सामाजिक प्राणी है, सहयोग और प्रेम से उसमें रहता था, ऐसा लोग मानता है। और कुछ अधिकार भी जनता को प्राप्त थे, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्राकृतिक अवस्था में भी लोगों को मिले हुए थे, ऐसा जोन लोग कहता है। अब जब ये बात, इतना आदर्श अवस्था जब प्राकृतिक अवस्था थी, तो क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि क्यों समझौता किया होगा, समझौते की क्या आवश्यकता रही होगी। लेकिन जोन लोग इसका भी कारण बताता है और समझौते के कुछ कारण उसने बताए हैं। पहला है, प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे। यानी प्राकृतिक नियम तो थे लेकिन वे स्पष्ट नहीं थे कि क्या है उनकी व्याख्या और क्या था। दूसरा है, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं थे। प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे और दूसरी बात, इनकी व्याख्या करने के लिए निष्पक्ष न्यायाधीश भी इसमें नहीं थे। तीसरा आता है, इन नियमों को लागू करने के लिए कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। इन नियमों को लागू करने के लिए कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। तो 3 समस्याएं समझौते का कारण बनी। एक तो प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, दूसरा इन नियमों की व्याख्या करने के लिए निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं थे, और तीसरा है, इन नियमों को लागू करने के लिए कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। तो ये समस्या जो आई, जो समझौते का कारण बनी, और जनता ने फिर समझौता करने की सोची। अब आता है सामाजिक समझौता जो जनता ने किया, वो क्या था। लोक के वर्णन से लगता है कि 2 समझौते किए गए, जिनमें पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक था। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से समाज की स्थापना और प्राकृतिक अधिकारों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनवाने के लिए समझौता करता है। दूसरा समझौता राजनीतिक था, जो शासक और शासितों के मध्य हुआ, जिसमें समाज द्वारा शासक को कानून बनाने
उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया। परंतु शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होंगे। शासक द्वारा जनता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी दी गई। तो दो समझौतों की लगभग कल्पना जो लोग करता है। पहले समझौते द्वारा समाज का निर्माण किया गया, समाज का गठन किया गया, और दूसरे समझौते द्वारा राज्य का गठन हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, ऐसा वो मानता है। और जनता ने उसे कुछ अधिकार दिए और स्वयं की सेवा का उत्तरदायित्व उस पर सौंपा। और शासक द्वारा जनता को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी भी दी गई। तो इस तरह से जो शासक है वह समझौते का एक हिस्सा है, उस पर समझौता लागू होता है और वो उसके लिए उत्तरदायी भी रहता है। यानी पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से समाज की स्थापना और प्राकृतिक अधिकारों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनवाने के लिए समझौता करता है। दूसरा समझौता राजनीतिक था, जो शासक और शासितों के मध्य हुआ, जिसमें समाज द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया जाता है। तो दो समझौते की कल्पना जो है लोक करता है। अब आता है नवीन राज्य का स्वरूप कैसा था। जो नया राज्य गठित हुआ समझौते के बाद वो कैसा था। सरकार एक लक्ष्य नहीं वरन लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर उसके स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार से उसने सीमित संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। यानी कुछ सीमा तक कुछ लक्ष्य जो है सरकार को या राज्य को सौंपे गए जनता द्वारा, और उनमें वो अगर सफल होता है तो सरकार में परिवर्तन करने का अधिकार जनता को है और नई सरकार निर्वाचित करने का अधिकार भी उसको है। एक तरह से नियंत्रित और सीमित सरकार की कल्पना जो है की है, और इस प्रकार उसने सीमित संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। तो जो जॉन लोक है एक उदारवादी विचारक माने जाते हैं, और उदारवादी माहौल में ही उनका पालन पोषण हुआ, बचपन गुजरा, जो उनके व्यक्तित्व पर साफ नजर आता है। चाहे उनके मानव स्वभाव की बात हो, मानव को सामाजिक प्राणी बताया है, मानव को उदार और सहानुभूति से ओतप्रोत व्यक्ति माना है। चाहे प्राकृतिक अवस्था का वर्णन हो, प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी अवस्था, उसने आदर्श अवस्था बताई है। कुछ समस्या नहीं होती, कुछ समस्याएं थी जिनकी वजह से जो है प्राकृतिक अवस्था में प्रॉब्लम आने लगी, समस्याएं आने लगी। तब जाके जनता ने समझौता किया और पहले समाज और फिर राज्य का निर्माण किया। और इस प्रकार से जो गठित राज्य है वह एक निरंकुश नहीं बल्कि उदार और सीमित और संवैधानिक राजतंत्र की कल्पना उसने की है। धन्यवाद।